गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम आपको 11th क्लास में बेटा सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारे लास्ट वीडियो आपने देखे, फर्स्ट चैप्टर्स के 4-5 वीडियो आपने देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने का कारण और भी है क्योंकि आप वीडियो को जब देख रहे होते हो तो उसमें थोड़ा सा मटेरियल, 2 शब्द में पहले 1 मिनट का कुछ मटेरियल मैं शुरू में बोलता हूँ, कुछ चीज़ें मैं लास्ट में बोलता हूँ। रिमेनिंग पार्ट में केवल सब्जेक्ट और केवल सब्जेक्ट रहता है। हमें अपने वीडियो केवल 25 मिनट के, 30 मिनट के और 20 मिनट के बनाने के ही शौक़ हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन वीडियो हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर देखते हैं, कभी कभी लैपटॉप पर देखते हैं। सम टाइम ये सुविधा हो सकती है कि मैं अपने घर पर एक बड़ी सी टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखूं, लेकिन वो संभव कम होता है। अगर हम बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से आती हैं और हमारे दिमाग में कहीं पर भी किसी प्रकार का सिरदर्द या घबराहट नहीं होती है। लेकिन हम छोटे मोबाइल पर देखते हैं तो आँखों में थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, सिर में दर्द हो सकता है। इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको 20, 25 और 30 मिनट की वीडियो दूं। प्लस ये बात मैं आज पहली बार बोल रहा हूँ, लास्ट किसी भी वीडियो में मैंने इसका जिक्र नहीं किया है। अब हमारे पास अगला पॉइंट आता है कि चैप्टर 2 है हमारे पास, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब हम चर्चा करते हैं तो पिछले चैप्टर में भी क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी की ही बात की गई थी। इस चैप्टर में भी बस इसी की बात करनी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। पिछले चैप्टर में ये कहा गया था कि हम ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई करेंगे, हमारे कौन से तरीके होने चाहिए, किस तरह से उसकी टर्मिनोलॉजीज थी, कैटेगरीज थी, रैंक थी, टेक्सोनॉमी थी, कुछ टेक्सोनॉमिक एड थे, उनमें बात थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अब उस ऑर्गेनिज्म को मैं आइडेंटिफाई कर चुका हूँ, उनके कैरेक्टर्स में बता चुका हूँ। अब मुझे उसके प्लेसमेंट की ज़रूरत है। एक बहुत छोटा सा पॉइंट है, सामान्य सा क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन हो सकता है वो बोर्ड में या नीट में ना आए, लेकिन एक बात पता होनी चाहिए कि जब से हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, सभ्यता की शुरुआत हुई है, क्या बच्चों को मालूम है हम कब से सिविलाइज्ड होना शुरू हुए हैं? हम क्या सिविलाइज्ड हैं? और सिविलाइजेशन का जो मेजरमेंट है, मापदंड है, हकीकत में वो क्या है? तो सिविलाइजेशन के लिए, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए 2 स्टेटमेंट कहे जाते हैं बेटा। पहली चीज़ कही जाती है यूज़ ऑफ फायर एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। जब इंसानों ने आग का उपयोग करना शुरू किया और खेती करना शुरू किया, वो हमारा पड़ाव था, वो हमारी शुरुआत थी कि हम सिविलाइज्ड कहलाए। तो सिविलाइजेशन की शुरुआत का मतलब होता है कि यूज़ ऑफ द फायर एंड कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप। और ये सभ्यता हमारी 9000 से 11000 साल पहले की है ऑलमोस्ट, जिसे हम कहते हैं। अब जब सिविलाइज्ड हुए, जब से बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन हुई, तो हमने ऑर्गेनिज्म को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया? तो बेटा वो साइंटिफिक तरीका नहीं था। कौन सा था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तब आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द मटेरियल। हम किस प्रकार का मटेरियल, किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को अपने लिए उपयोग में लाते हैं। क्या किसी ऑर्गेनिज्म की किसी प्रोडक्ट को मैं अपने बदन को कवर करने के काम लाता हूँ तो क्लॉथिंग का काम हो गया। किसी ऑर्गेनिज्म, किसी प्लांट को हम खाने के काम आते हैं तो फूडिंग का काम हो गया। किसी ऑर्गेनिज्म, किसी प्लांट को घर बनाने के काम आते हैं तो हमारे लिए वो कंस्ट्रक्शंस मटेरियल हो गए। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन था कि एट द टाइम ऑफ बिगिनिंग ऑफ द सिविलाइजेशन हमने क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया? तो बेटा आंसर होगा ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ द मटेरियल। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन ये है कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो जब आप इस बात पर आते हो कि पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया, तब आपके पास आंसर आ जाता है कि फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम रहा है एरिस्टोटल। बहुत छोटा सा क्वेश्चन रहा।
सेकेंड पॉइंट बेटा हम इस यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि अरिस्टोटल ने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, ये तो सही है, बट अरिस्टोटल हैं कौन? तो दो चीज़ें और कहते हैं अरिस्टोटल के लिए, इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। इनको कंसीडर किया जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। ये दो तीन शब्द हैं, हम अरिस्टोटल के विषय में डिस्कस करेंगे। अरिस्टोटल की जब बात आती है तो क्वेश्चन और आ जाता है कि कब कंसीडर करेंगे, तो 384 टू 322 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि हम आज यहाँ पर हैं। हम आज जब मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, और 2020 का मतलब है 2020 का मतलब है 2020 वर्ष ये, और 384 वर्ष ये, ठीक है ना। इसके बाद मैं धीरे धीरे ऊपर जब चढ़ूँगा तो 1000 वर्ष आएगा, 100 वर्ष आएगा, 0 वर्ष, उसके बाद बिफोर क्राइस्ट आएगा। तो 2020 और 384, इसका मतलब सीधा हो गया लगभग आज से हम जो कहने जा रहे हैं वो हो जाएगा कि 2400 हम सब कह सकते हैं 04 ईयर्स पहले जन्म हुआ था अरिस्टोटल का। तब उन्होंने कुछ साइंटिफिक तरीके से क्लासिफिकेशन दिया। पीछे मैंने कहा सिविलाइजेशन जब हुई थी तब, और ये तो इन्होंने सबसे पहले इस बात का जिक्र किया। तो ये इनका जन्म था, ये इनकी डेथ थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इन्होंने बहुत से ऑर्गेनिज्म पर वर्क किया। इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि अरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किस बेसिस पर दिया, किस बेसिस पर दिया? तो बेटा मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया, इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया किस बेसिस पर किया? तो बेसिकली इन्होंने मार्फोलॉजी के बेसिस पर किया। मार्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पर इन्होंने क्लासीफाई किया, और प्लांट को जब क्लासीफाई किया उन्होंने कहा हर्ब होते हैं, श्रब होते हैं और ट्री होते हैं। एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरिस्टोटल को प्लांट ने किस में क्लासीफाई किया? तो हर्ब, श्रब और ट्री में बताओगे बेटा। ये भी कह सकते हैं इन्होंने एनिमल को कैसे क्लासीफाई किया, इन्होंने एनिमल को कैसे डिफरेंट ग्रुप में लिखा? तो बेटा इन्होंने एनिमल को जो क्लासीफाई किया है उसका क्या बेसिस है? तो उसका बेसिस है प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कलर्ड ब्लड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म का ब्लड कलर्ड है या कलर्ड नहीं है। तो दो ग्रुप हो गए बेटा, एक रहा ई नेइमा, एक रहा ए नेइमा, एक रहा ई नेइमा। जो ई नेइमा था, ए नेइमा था, इनका कैसा रहा? ये कलर लेस ब्लड रहा बेटा। और जो ई नेइमा थे ये कैसे वाले थे? कलर्ड ब्लड वाले ऑर्गेनिज्म थे, जिनके खून का रंग रंगीन था, लाल था। यानी इन्होंने बहुत एक सामान्य सी बात बताई कि एनिमल्स जिनका ब्लड कलर्ड है वो इनेमा में होंगे, और जिनका कलर नहीं है वो एनिमा में। एक छोटा सा क्वेश्चन और इन्होंने डिस्कस किया कि ये ऑर्गेनिज्म दो तरह के थे। इन्होंने कहा ओवी पेरस और दूसरा रहा वीवी पेरस।
यानी साफ बात हो गई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका ब्लड कलर्ड है लेकिन वो एग ले करते हैं और जो कलर्ड है एंड गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस। बेटा मेरा अगला क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के लिए, व्हाट इज क्लासिफिकेशन। डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ साइंटिस्ट का नाम है लिनियस, हैकल, कोपलैंड एंड आर.एच. व्हिटेकर। इनके विषय में डिस्कस करना है और बताना है इन्होंने कैसे पूरे लिविंग वर्ल्ड को डिस्क्राइब किया और क्लासिफाई किया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो सवाल उठता है, मैं ढेर सारी चीज़ों के साथ ले लेता हूँ। पहली बात, ढेर सारी चीज़ों को मैंने अपने साथ ले लिया, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, मैं डेफिनेशन पॉइंट आउट करता हूँ कि क्लासिफिकेशन का आंसर मैं कैसे दूँ, तो कहेंगे हम सब, कैसे बताएंगे हम लोग, तो लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड dissimilarity into different group is called classification। ठीक है ना, ये क्लासिफिकेशन कहलाया। मतलब ऑर्गेनिज्म को सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर अलग अलग समूह में रखना क्लासिफिकेशन कहलाता है। ओके बेटा, अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ लाइक दिस। अगर मैं कहूँ ये सब क्या हैं, तो हमारा कहना होगा सब मार्कर हैं, पेन हैं, बस यही तो कहना होगा। ओके, इसका मतलब दीज ऑल आर पेन लाइक स्ट्रक्चर, सब चलते हैं, हरा पीला लाल सब कुछ के कलर अलग तरीके के। फिर यहाँ मैं कह सकते दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स, दिस ऑल आर बोलो लिविंग थिंग्स, ये सब कैसे बेटा लिविंग थिंग्स हैं, ठीक। अब इनको मैं कैसे अलग अलग करूं, तो निश्चित सी बात है बेटा, आपको लग रहा होगा इनको अलग कर दो बिकॉज दीज आर मार्कर्स। तो अब बेटा आपके कितने ग्रुप बन गए, 2। डेफिनेटली 2 ग्रुप बन गए। देखो, और कोई भी एक छोटे से बच्चे को कह दोगे तो 2 ग्रुप में रख देगा। सबसे पहले हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिन्हें कहते हैं, लिनियस ने यही किया। लिनियस ने सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्लासिफिकेशन क्या था, तो लिनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बिल्कुल बहुत साफ था। और आप आंसर बताओगे गिवन बाय, जवाब होगा लीनियस। डेफिनेटली एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 किंगडम, और 2 किंगडम कौन से रहे, वो इस प्रकार से होगा जैसा आपने यहां बांटा। इज करेक्ट, करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, 2 किंगडम इन्होंने बताए, वो 2 किंगडम कौन से थे, कैसे थे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ये 2 किंगडम थे। एक किंगडम था प्लांटी और एक किंगडम था एनिमेलिया। निश्चित तौर पर इन दोनों को देखने से आपको क्या लग रहा है, मैं तो ये कहूँगा ये मोटे हैं ये पतले हैं, हो गया करो, ये मोटे हैं ये पतले हैं, डेफिनेटली यही कहेंगे। ऐसे लिनियस ने इनको सेलुलर बेसिस पर क्लासिफाई किया था और यह बताया था कि ये जो एनिमल्स हैं, ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और इनकी सेल में बेटा सेल वॉल एब्सेंट है, यानी कि ये इनका डिवीजन का क्राइटेरिया था। इसके बाद
प्लांट एनिमल में बहुत से डिफरेंसेस आए, बहुत से डिफरेंसेस डिस्कस किए गए, बट जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो यही था लिनियस का कि प्लांट्स आर विद सेल वॉल एंड एनिमल्स आर विदाउट सेल वॉल। तो बेटा ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि लिनियस ने दो किंगडम दिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। इनको ग्रुप थे जिनमें सेल वॉल थी, ये वो ग्रुप मेंबर थे, सेल वॉल नहीं थी। इस प्लांटी ग्रुप में बहुत से मेंबर थे जो यूनिसेलुलर थे या मल्टीसेलुलर थे, प्रोकैरियोट थे या यूकैरियोट्स थे, फोटोसिंथेटिक थे और नॉन फोटोसिंथेटिक भी थे। यानी इस प्लांटी ग्रुप में बेटा, इस प्लांटी ग्रुप में दोनों प्रकार के मेंबर्स थे। यानी कैसे थे बेटा, यूनिसेलुलर भी थे, मल्टीसेलुलर भी थे, प्रोकैरियोट भी थे, यूकैरियोट, इस प्रकार से ऐसा ही कुछ एनिमेलिया में था। इसलिए इनका क्लासिफिकेशन जो 17th सेंचुरी का रहा वो बहुत दिनों तक टिक नहीं पाया। अब तक था, बहुत लंबे समय तक ये सफल नहीं हुआ। जब सफल नहीं हुआ तो इन कैरेक्टर के बेसिस पर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि हम देखो ऐसा करते हैं कि हम यूनिसेलुलर यूकैरियोट जो उनको अलग कर देते हैं। किसको बेटा बोलो, जो ऑर्गेनिज्म इसमें हो यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जो इसमें हो यूनिसेलुलर और यूकैरियोट, उनको अलग कर देते हैं तो एक नया किंगडम प्रोड्यूस हो जाएगा। तब बेटा 3 किंगडम सिस्टम आया और फिर वहाँ पर मैं यहाँ पर बताऊँगा कि नंबर 2 पर क्या कहा जा रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और जब मैं ये लिख रहा हूँगा तो मैं कहूँगा किसने दिया है, इसको हैकल ने दिया है, इसको किसने दिया है, हैकल ने दिया है। और वो किंगडम कौन सा है, मेन चीज़ ये, वो किंगडम कौन सा है तो मैं बेटा यहाँ पर बताऊँगा कि किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमेलिया है, ये ऐसे ही बने रहेंगे। और एक नया किंगडम इन्होंने सृजित किया, बनाया और उस किंगडम का इन्होंने नाम दिया बेटा, वो नाम रहा प्रोटिस्टा। अभी किंगडम प्लांटी अपने ही रूप में है, अभी किंगडम एनिमेलिया भी अपने ही रूप में है। लेकिन कौन सा किंगडम हमारा नया आ गया, तो किंगडम प्रोटिस्टा आ गया। यानी कि इनसे और इनसे उन्होंने किस कैरेक्टर को एलिमिनेट किया, तो जवाब आएगा बेटा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक मेंबर जितने भी थे, यानी उससे 2 कैरेक्टर होने चाहिए, वो यूनिसेलुलर हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ, और यूकैरियोटिक सेल्स हो, चाहे यहाँ यूकैरियोटिक सेल इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू न्यूक्लियस अभी अलग पार्ट बेटा, अलग से पढ़ेंगे हम सब। आपने 10th में पढ़ा होगा प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इसलिए मैं उसको अभी नहीं बोलूँगा। रेगुलर क्लास में होते तो मैं यहाँ पर जरूर बताता। इस प्रकार बेटा किंगडम प्रोटिस्टा का निर्माण हो गया और अब हुआ हमारे पास, यानी अब प्लांटी और एनिमेलिया में यूनिसेलुलर नहीं है, केवल मल्टीसेलुलर हैं, केवल मल्टीसेलुलर हैं, केवल मल्टीसेलुलर पाए जा रहे हैं। अब यानी हैकल के बाद प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट आ गए, इनमें मल्टीसेलुलर यूकैरियोट और फिर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं। बेटा 3 किंगडम सिस्टम में इनसे क्या एलिमिनेट किया गया बेटा, ये दोनों हटा दिए गए, मीन्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को हटा दिया गया। अब बेटा कोपलैंड आए, उन्होंने कहा कि अभी इस प्लांटी में क्या बचा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटिक हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। तो बेटा इस प्लांटी में जितने भी प्रोकैरियोटिक थे, यानी इसको हटाने की बात आ रही है, अब ये ऑलरेडी हट चुके हैं। जितने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मेंबर्स हैं उनको हटा दिया गया। अब आपके पास प्रोटिस्टा में ऑलरेडी क्या प्लेस है, तो आपने कहा यूनिसेलुलर हैं, साथ में यूकैरियोटिक हैं
आपने कहा प्लांटी में क्या हैं, तो जवाब आया बेटा मल्टी सेलुलर ही बचे हैं, और यूकैरियोट एनिमेलिया में भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट हैं। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं बेटा कि 4 किंगडम सिस्टम जो कोपलैंड ने दिया वो मोनेरा था। क्या करेक्टर थे, उन्होंने प्रोकैरियोट्स हटाया, यूनिसेलुलर हटाए। अब आप ये मानकर चलिए कि एक चीज़ और बच रही है, वो है फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। जैसे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक हटेगा वो एक अलग किंगडम बन जाएगा, और उस प्रकार से किंगडम हो जाएंगे कितने बेटा 5। ठीक है ना, ओके। इस प्रकार से बेटा 2 किंगडम सिस्टम लीनियस ने दिया, प्लांटी और एनिमेलिया था। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाए थे किन में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर के बीच, प्रोकैरियोट यूकैरियोट के बीच, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक के बीच। तो जब क्लासिफिकेशन सही ढंग से मैंने किया और मैंने कह दिया, एक करेक्टर ये था कि इसको मैंने प्लांटी कह दिया बेटा, इसको एनिमेलिया कह दिया। फिर मैंने सोचा कि तमाम से करेक्टर इसमें पाए जा रहे हैं। अब मैंने इस समय कहा कैसे पेन हैं, तो बेटा इसमें 2-3 तरह के पेन हैं। एक पेन बेटा हमारे पास जेल, एक परमानेंट मार्कर है, ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, टेम्परेरी, करेक्ट है ना। अब परमानेंट मार्कर यानी 2 करेक्टर हो गए। ऐसे ही मैंने कहा चलो अब और क्या है, चलो इसकी थोड़ी सी मेटल बॉडी है, प्लास्टिक बॉडी बेटा। तो इस प्रकार से जब हम तमाम से डिस्टिंग्विश कर रहे थे, उसी डिस्टिंग्विश में हमारे सामने जो करेक्टर सामने आया वो ये रहा बेटा। 3 किंगडम में तीसरा किंगडम प्रोटिस्टा बना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट को अलग किया। चौथा किंगडम मोनेरा बना, प्रोकैरियोट्स को हमने अलग किया। 5वां किंगडम बेटा फंजाई बना। प्लांटी और एनिमेलिया अभी भी वैसे ही प्रेजेंट है। फंजाई बना तो कौन सा करेक्टर उठाया बेटा, नॉन फोटोसिंथेटिक यहाँ रख दिया। कैसे रख दिया बेटा, नॉन फोटोसिंथेटिक, और प्लांटी में कैसा बच गया बोलो, फोटोसिंथेटिक। तो इस प्लांटी में फोटोसिंथेटिक बच गया, नॉन फोटोसिंथेटिक किंगडम अलग बन गया, नाम था फंजाई। तो मोटे तौर पर मैं करेक्टर 6 बोल दूं बेटा यहाँ पर आखिरी बार कि मोनेरा कैसे हैं। मैंने कहा प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी सब कैसे हैं, यूकैरियोटिक। 1 पॉइंट हो गया बेटा, याद हो जाएगा, बहुत इजी है। फिर कहा गया मोनेरा कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं, और कुछ मेंबर मल्टी सेलुलर हैं जिन्हें हम कॉलोनियल कहते हैं। बेसिकली वो मल्टी सेलुलर हैं, नास्टॉक एनाबेना। फिर कहा गया प्रोटिस्टा यूकैरियोट के साथ साथ कैसे हैं, ये केवल यूनिसेलुलर हैं बेटा। प्रोटिस्टा एक्सक्लूसिवली बेटा, यूकैरियोट यूनिसेलुलर हैं, यहाँ कोई एग्जाम्पल मल्टी सेलुलर का नहीं है। फंजाई की बात आई, यूकैरियोट हैं बेटा ये, और कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो मल्टी सेलुलर ये बेटा तीनों हैं। लेकिन अब फंजाई की क्या विशेषता है, ये नॉन फोटोसिंथेटिक है। नॉन फोटोसिंथेटिक मीन्स नॉन फोटोसिंथेटिक को हम लोग हेटेरोट्रॉफ कहते हैं, यानी दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस देयर फूड, अपना फूड नहीं बना पाते। तो प्लांटी में कौन बचा होगा, यूकैरियोटिक होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे और फोटोसिंथेटिक होंगे बेटा, मीन्स ऑटोट्रॉफ्स होंगे, है ना। तो लीनियस के प्लांटी में अब केवल ऑटोट्रॉफिक बचे हैं, लीनियस के प्लांटी में अब केवल ऑटोट्रॉफिक बचे हैं, यानी मॉडिफाई हो चुका है। 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन में लीनियस के दिए हुए क्लास सिस्टम का केवल फोटोसिंथेटिक बचे हैं। एनिमेलिया में क्या है बेटा, सारे यूकैरियोट्स हैं, सारे मल्टी सेलुलर्स हैं, लेकिन ये भी कैसे हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हैं। ये पहले से ही नॉन फोटोसिंथेटिक थे। प्लांटी
ऑटोट्रॉफिक पहले से थे लिनियस के बाद भी और एनिमेलिया में भी, लेकिन कुछ एग्जाम्पल आ गए हमारे पास। एनिमेलिया 3 कैरेक्टर बोलोगे, यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक। अब देखो बेटा, फंजाई भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, एनिमेलिया भी नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो मैं केवल एक क्वेश्चन पूछूंगा, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। फंजाई भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, यानी हेटेरोट्रॉफ में फूड नहीं बना पाता। एनिमेलिया भी नॉन फोटोसिंथेटिक है, हेटेरोट्रॉफ में फूड नहीं बना पाते हैं, कि दोनों में ही क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, दोनों ही हेटेरोट्रॉफ हैं। इन दोनों के हेटेरोट्रॉफ में भी न्यूट्रिशन डिफरेंट है। आगे मैं एक चार्ट और ग्राफ बना कर उसे डिस्कस करूंगा। वो जो डिफरेंस है वो क्या है, इनमें एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन बेटा, ये एब्जॉर्प्टिव हैं, ये बॉडी सरफेस एब्जॉर्ब करते हैं, और ये इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। वो सेप्रोफिटिक होते हैं क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं और ये माउथ से लेते हैं। इनके हेटेरोट्रॉफिक इंजेस्टिव कहते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक हेटेरोट्रॉफिक इंजेस्टिव कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म माउथ से फूड लेते हैं उनको हम सब होलोजोइक कहते हैं। एक बार फिर से बेटा कंप्लीट रिवाइज कीजिए कि मेरा उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आपको वीडियो बनाकर दिखा दूं, मेरा उद्देश्य एक बार फिर से क्वेश्चन को फ्रेम करने का है। आपके यहाँ जब भी कभी बोर्ड में पूछा जाए कि डिस्क्राइब द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो पहला पॉइंट आपको देना होगा, आर.एच. व्हिटकर ने दिया है और उसका बेसिस क्या है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो उसमें आता है और वो है नफरत से। अब देखो, नफरत से हमेशा बंटवारा होता है। घर में हो, भाइयों के बीच नफरत होगी तो बंटवारा होगा, प्रदेश का हो, देश का हो, नफरत होगी तो बंटवारा होगा। ये नफरत शब्द जो है बेटा, ये इस 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में बांटने का कारण है, ठीक है। उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा बेटा। इसको जो है 5 किंगडम सिस्टम का थोड़ा सा डिटेल और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। ये वीडियो हमारा लगभग 27-28 मिनट का हो गया। मैंने जैसे कहा है कि मैं कोई भी वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा, तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा पार्ट 2 आएगा इसका, 5 किंगडम सिस्टम का भी पार्ट 2 मानकर चलिए, जिसमें हम आपको 6 किंगडम सिस्टम भी बताएंगे, डोमेन्स भी बताएंगे। अब बेटा आखिरी बात 1 मिनट के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जैसा कि लगातार आपको पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, स्कूल में और भी बच्चों को बताएं। आप अपने टीचर्स को बताइए, टीचर्स को बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको रियली अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा तो एक बात अलग हो सकती है, बट मैं नहीं वाले शब्दों में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आप हम टीचर्स को बताइए और कहिए कि पढ़ाने के इस प्रकार के तरीके में आपको आना चाहिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो जल्दबाजी नहीं है, आराम से पढ़ने की चीज़, बहुत सहूलियत से पढ़ने की चीज़ है। पूरा साल बचा हुआ है, मैं एंड ऑफ द नवंबर या मिड ऑफ दिसंबर में आपका पूरा सिलेबस फिनिश करूँगा। ये कमिटमेंट है, डेली ऑनलाइन क्लास आपकी आ रही है, ये कमिटमेंट है स्काई PMT का, ये कमिटमेंट है ट्रू बायोलॉजी का कि डेली ऑनलाइन क्लास आपकी आ रही है। और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।